हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज की क्लास हमारी लेक्स हैं यानी झीलें, और झीलें भी आप भारत की झीलों को पूरा डीपली स्टडी करोगे आज की क्लास में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट आपकी ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं पीजीटी लेवल और नेट लेवल, तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आप पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इच्छुक हो तो वहाँ से आप पेड कोर्स ले लो और अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेक्स इन इंडिया यानी भारत की झीलें। लेक्स भारत में है ना, अलग अलग प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, और झीलें भी भैया आपकी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा बनती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता एक ही प्रोसेस के द्वारा आपकी एक प्रकार की झीलें बन जाए। मीन्स पूरे भारत में आपकी एक जैसी या एक ही प्रकार की झीलें नहीं पाई जाती। पूरे भारत की बात करें ना तो इंडिया में तो दुनिया भर की झीलें हैं, पर उन झीलों में से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, और ये भी पढ़ेंगे साथ के साथ कि कौन सी झीलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो भाई आपकी झीलें है ना कई प्रकार की होती हैं और अलग अलग क्रियाओं के द्वारा बनती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है भूमि के धरातल पर परिवर्तन होने से। नंबर 1, भूमि के धरातल पर परिवर्तन होने से निर्मित झीलें। यानी इस प्रकार की झीलों को टेक्टोनिक लेक भी कहते हैं। टेक्टोनिक लेक भी कहते हैं, यानी आपकी विवर्तनिक झीलें भी इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं ना, धरातल के कभी ऊंचा उठने, धरातल के कभी नीचे धंसने। ठीक है, तो धरातल में कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे हो रहा है। तो जब धरातल नीचे पड़ जाता है तो उसमें एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और बारिश के टाइम पर उसमें फिर पानी भर जाता है, और इस प्रकार से आपकी एक झील बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर की जो वूलर झील है, वूलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। तो कश्मीर की जो भाई वूलर झील है, और कुमाऊं हिमालय की अनेक झीलें, कुमाऊं यानी उत्तराखंड हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय की अनेक झीलें आपकी इसी प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट हैं, विवर्तनिक झीलें हैं, जिनका निर्माण भूमि के ऊपर उठने और नीचे होने से बार बार हुआ है। ठीक है, तो समझ गए। तो इस प्रकार की झीलों को कहते हैं विवर्तनिक झीलें। अगर आपसे एग्जाम में पूछे निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है, ऑप्शन में होगा आपके पास वूलर झील। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें। तो भाई ज्वालामुखी वोल्केनो मैंने काफ़ी बार करवाया हुआ है। ज्वालामुखी जब भी शांत पड़ जाता है, यानी जब ठंडा हो जाता है, तो ऐसा एक गड्ढा होता है ना, जिस शुरुआत में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो इस गड्ढे को तोड़ने का काम करेगी। गड्ढे को तोड़ देती हैं, बाद में लावा निकलकर बाहर फैल जाएगा और ये गड्ढा खाली हो जाता है। बारिश के दिनों में जब इस गड्ढे के अंदर आपका पानी भर जाता है तो झीलें बन जाती हैं। तो क्या बन जाएगी? झीलें बन जाती हैं। ठीक है, क्रेटर। इस प्रकार की झीलों को है ना क्रेटर झील भी कहते हैं। वैसे क्रेटर झील, क्योंकि ज्वालामुखी जो गड्ढे का निर्माण करता है उसे क्रेटर कहते हैं, और जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं भाई भारत के अंदर। तो भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना में जो लोनार झील है, ये लोनार झील आपकी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती हैं अनुप झीलें। अनुप झीलें जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैगून्स।
लैगून्स, लेक। अनुप झीलें, नदियों के मुहाने पर, यानी जब नदियां समुद्र में मिल रही होती हैं तो नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं और पवनी मिट्टी के टीले बना देती हैं और जिससे जो पानी है वो बीच में रुक कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और इस पानी को समुद्र से अलग कर देती हैं मिट्टी के टीले। तो एक आपकी झील सी बन जाती है समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी ही होता है इन झीलों के अंदर। तो ये आपके खारी झीलें होती हैं जिसमें समुद्रों का पानी ही मिला रहता है, तो खारी झील होती है भाई एक प्रकार की। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा राज्य में जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक प्रकार की आपकी अनुप झील है, लैगून लेक का एग्जाम्पल है। समझ गए। उसके अलावा पुलिकट झील ये भी आपकी एक प्रकार की लैगून है। पुलिकट झील के अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर कोल्लेरू झील ये भी आपकी एक प्रकार की लैगून लेक है। कोल्लेरू झील तो इसी प्रकार के आपकी बहुत सारी समुद्र तट के किनारे लैगून्स पाए जाते हैं, लेक्स पाई जाती हैं, लैगून्स लेक जिन्हें कहते हैं अनुप झीलें अलग अलग। अब अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी तट पर यानी वेस्टर्न एरिया पर भी आपकी कुछ झीलें पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कयाल। भारत के पश्चिमी तट पर भी कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं जिसे कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य में मालाबार तट पर आपके कयाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कयाल क्या होती हैं, छोटी छोटी लैगून की झीलें होती हैं जो कि आपके समुद्र तट के किनारे देखने को मिलती हैं और भारत में केरल राज्य के मालाबार तट पर कयाल पाए जाते हैं। तो ये सारी आपने समझ ली। भूमि के धरातल पर विवर्तनिक हलचलों के द्वारा निर्मित झीलें, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें, अनुप झीलें। उसके बाद आती है हमारी वायु द्वारा निर्मित झीलें, यानी आपकी हवाएं भी झीलों का निर्माण करती हैं। अभी पढ़ेंगे हवाएं कैसे झीलें बनाती हैं। तो नंबर 4, वायु द्वारा निर्मित झीलें। हवा कैसे झीलें बनाती हैं, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं अधिकतर आपको राजस्थान में ही देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर बात करें तो भारत में रेगिस्तान में जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं और उस थार मरुस्थल के अंदर इस प्रकार की झीलों को ढांड कहते हैं। ढांड, ठीक है, ढांड कहते हैं इस प्रकार की झीलों को। और ये झीलें आपकी अस्थायी होती हैं, यानी परमानेंट नहीं होती भाई। ठीक है, अस्थायी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। आपको सबको पता है रेगिस्तान में बालू मिट्टी के टीले पाए जाते हैं और इन टीलों के बीच में क्या होता है, जैसे एक बालू मिट्टी का टीला यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इन टीलों के बीच में भूमि नीची पड़ जाती है और इस नीची भूमि में कई बार पानी इकट्ठा हो जाएगा और जब यहाँ इनके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही कहते हैं रेगिस्तान के अंदर ढांड। ठीक है, जो कि आपकी वायु द्वारा निर्मित झीलों का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो राजस्थान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील भी कहते हैं इसे। डिडवाना झील राजस्थान के अंदर ही, डिडवाना झील, सांबर झील, पंचभद्रा झील। उसके अलावा आपकी लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। ठीक है, लूणकरणसर झील, ये सारी की सारी झीलें आपके रेगिस्तान में यानी राजस्थान में पाई जाती हैं और इन्हीं झीलों के पानी को ढांड भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी यानी हिम नदी यानी ग्लेशियर्स, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें।
आपके ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स कैसे झील बनाते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी। जब आपकी हिम नदी यानी भाई बर्फ़ भी आपकी सरकती है, आपको सबको दिखते हैं ना कि बर्फ़ पड़ी हुई है, वो सरक नहीं रही, पर वो सरकती है। एक दिन में वो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक सरक जाती है बर्फ़ अपने स्थान से, ठीक है। तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, जब आपकी बर्फ़ किसी पहाड़ पे से सरकती है तो सरकते वक्त वो अपनी घाटियों पर क्या कर देती हैं, अपर्दन कर देती है और एक गड्ढे का निर्माण कर देगी, और उस गड्ढे में फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। और जब उस गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही कहते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। इसमें आपके मुख्य उदाहरण, जैसे भारत में कौन कौन सी झीलें इस तरह की, राक्सताल झील, नैनीताल झील, नैनीताल तो आपने देखी ही होगी। उसके अलावा भीमताल झील, नौकुचिया ताल झील, ये सारी की सारी झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का बेस्ट एग्जाम्पल है कि हिम नदी कैसे झीलें बनाती हैं, ठीक है। नंबर 6, भूमि के खिसकाव द्वारा बनी झीलें। भूमि के खिसकाव द्वारा निर्मित झीलें मीन्स कैसे भाई, पर्वतीय ढालों पर आपका अपक्षय होता है, यानी चट्टानों का टूटना फूटना अपने ही स्थान पर अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो पर्वतीय ढालों पर जब आपका अपक्षय होता है तो पदार्थ, जो चट्टानों की जो पदार्थ है ना, वो थोड़े थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और इकट्ठे से होने लगते हैं। तो कभी कभी ये जो पदार्थों के जमाव हैं धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लग जाते हैं, और जब ये नीचे की ओर सरकते हैं तो कभी कभी इनमें गड्ढे बन जाते हैं, और जो जल धारा है नदियों की वो आकर इनमें इकट्ठी हो जाएगी और एक जलाशय सा बन जाता है, एक तालाब सा बन जाता है, और बाद में पूरी की पूरी चट्टान जब सरक जाती है तो एक झील बन जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में इसी प्रकार की राफ्ट झीलें देखने को मिलती हैं। राफ्ट झीलें, ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में इसी प्रकार की राफ्ट झीलें देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई। और लास्ट आती है आपकी विसर्प या छाड़न झीलें, जिसे आप सभी पहले से आई थिंक जानते होंगे कि इस प्रकार से कौन सी झीलें बनती हैं। जब पेड कोर्स में मैंने इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। नदियाँ जब अपनी सतलाकृतियाँ बनाती है यानी फीचर्स बनाती है, जब भी कोई नदी रिवर, तो जैसे नदी उसमें अवसादों की मात्रा अधिक हो जाती है तो नदी में पानी की मात्रा कम हो गई, तो कोई पर्वत मान लो नदी के बीच में आ गया तो नदी क्या करेगी, या कोई भी ऊंचा भाग नदी के बीच में आ गया तो नदी जैसे ऐसे बह के आ रही थी तो नदी क्या करेगी, ये अपना रुख बदल लेगी, यानी नदी ऐसे मुड़ के फिर ऐसे बहेगी। धीरे धीरे जब ये ऊंचा भाग कट जाता है या फिर एकदम से मान लो नदी में इतना अधिक पानी आ जाए तो नदी यहाँ से इसको छोड़ के बिल्कुल सीधा बहने लग जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये जो ऊंचा भाग है ये भी कट फट जाता है और बीच में गाद गूद और पानी और मिट्टी भर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये झील बन गई, एक झील बन गई, इसे कहते हैं विसर्प झील। विसर्प झील, छाड़न झील या इसे गोखुर झील भी कहते हैं भाई, गोखुर, ठीक है। तो आपकी विसर्प झील, छाड़न झील और गोखुर झील तो नदियों की द्वारा निर्मित एक सतला करती है ये, ठीक है। विसर्प झील, छाड़न झील या गोखुर झील कहलाती हैं। तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने मार्ग में इस प्रकार की झीलों का निर्माण करती है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी अलग अलग प्रकार की झीलें। तो देखो भाई 7 प्रकार से बनती है भारत के अंदर झीलें। विवर्तनिक झीलों यानी भूमि के ऊपर उठने से या नीचे धंसने से। सेकंड, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झीलें। थर्ड, लैगून लेक यानी अनुप झीलें जो कि समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है तट पर। 4 हमने पढ़ी थी आपकी
वायु द्वारा निर्मित झीलें, जब वायु बनाएगी। फिफ्थ, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें जो कि बर्फ बनाती हैं। सिक्स, भूमि के खिसकाव द्वारा निर्मित झीलें। और लास्ट, विसर्प झील, छाड़न झील या गोखुर झील। अब हम भारत के अंदर अपनी इम्पोर्टेंट झीलों को पढ़ेंगे। ये तो आपने समझ लिया कि ऐसे ऐसे झीलें बनती है भाई भारत के अंदर। अब भारत में है कौन कौन सी झीलें? वैसे तो भारत की बात करें तो दुनिया भर की झीलें हैं भारत में, पर हम सभी को नहीं पढ़ेंगे। हम इम्पोर्टेंट झीलों को ही कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, जैसे आपकी वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भीमताल झील, राकसताल झील, तो इन्हीं सभी झीलों को पूरा डिटेल से। सांबर झील जो कि राजस्थान में है, भारत की नमकीन झील। तो सबसे पहले करने वाले हैं हम कुमाऊं हिमालय की झीलें। कुमाऊं हिमालय की झीलें। कुमाऊं हिमालय जो कि आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इसमें सबसे पहली आती है भाई भीमताल झील। भीमताल झील कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के अंतर्गत भीमताल झील, यह एक त्रिभुजाकार आकृति की झील है। और ये झील अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है, 1674 मीटर एरिया में। 74 मीटर एरिया में उत्तराखंड के अंदर यानी कुमाऊं हिमालय के अंदर ये फैली हुई है। और इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है। इस भीमताल झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है। और ये जो द्वीप है आपकी ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। तो भीमताल झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट आती है नैनीताल झील। नैनीताल झील। नैनीताल झील समुद्र तल से 1937 मीटर ऊंची है। समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर पड़ती है आपकी नैनीताल झील, जहां पर आप घूमने भी जाते हो। और इस झील के बीच में एक छोटी सी चट्टान भी है जो इस झील को दो भागों में बांट देती है। इस झील के बीच में एक छोटी सी चट्टान भी पड़ती है भाई जो इसे दो भागों में बांटती है। ये झील आपकी 1410 मीटर लंबी है। ठीक है, लंबाई की बात करें 1410 मीटर लंबी है, चौड़ाई 445 मीटर चौड़ी है। वैसे ये ज़्यादा इतना डिटेल में तो आता नहीं है, खैर सीधा पूछेगा नैनीताल या तो कुमाऊं हिमालय ऑप्शन में मिलेगा या उत्तराखंड आपको मिलेगा। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के कारण फेमस है नैनीताल झील। नेक्स्ट आती है नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल झील भीमताल से 4 किलोमीटर दूर है। ये भीमताल झील से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और भीमताल झील से दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में पड़ती है नौकुचिया ताल झील। ठीक है, केवल अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपकी ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, छोटी सी है। तो 936 मीटर है इसकी लंबाई और भाई ये चौड़ी ज़्यादा है, 680 मीटर तक इसकी चौड़ाई है, यानी इतने एरिया में ये फैली हुई है। इस प्रदेश की यानी अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय की सबसे गहरी झील है। कुमाऊं हिमालय की नौकुचिया ताल झील सबसे गहरी झील है और ये आपकी लगभग 40 मीटर गहरी है। गहराई भी लिख लो। तो कुमाऊं हिमालय की लगभग सबसे गहरी झील है ये नौकुचिया ताल झील। ठीक है, तो ये तीनों झील याद रखना, ये कुमाऊं हिमालय की झीलों में आती हैं, भीमताल, नैनीताल और नौकुचिया ताल झील। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं झीलों में आपकी कश्मीर की झीलें। कश्मीर
की झीलें, जिसमें सबसे पहले आती हैं वूलर झील, जो कि एक टेक्टोनिक लेक है वूलर झील। और ये झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आपकी लंबाई की बात करें तो कम से कम 15 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है ये झील। तो 15 किलोमीटर लंबी है, उसके अलावा 10 किलोमीटर चौड़ी है। 10 किलोमीटर चौड़ी है और गहरी कम है भाई, केवल 5 मीटर गहरी है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी और 5 मीटर तक गहरी है वूलर झील। तो ये जो वूलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील के चारों ओर अगर हम बात करें तो चंद्रमा के आकार में, यानी चंद्रमा के आकार में इस झील के चारों ओर आपके जो पहाड़ हैं कश्मीर के अंदर फैले हुए हैं। तो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य प्रकट करती है वूलर झील। नेक्स्ट आती है कश्मीर की डल झील। ये भी कश्मीर की मीठे पानी की झील है। ठीक है, वूलर झील, डल झील दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। डल झील श्रीनगर से पूर्व की ओर है, श्रीनगर से पूर्व डायरेक्शन की ओर है डल झील। इस झील में अगर पानी की बात करें तो सोतों से और नालों से इसके अंदर पानी आता है। डल झील के अंदर, जो कि कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट झील है, 8 किलोमीटर लंबी और अगर हम बात करें तो भाई आपके 3 किलोमीटर चौड़ी है डल झील। तो वूलर से तो छोटी है पर काफ़ी एरिया कवरअप कर रखा है डल झीलों ने। और इस झील के किनारों पर आपके कई गांव भी बसे हुए हैं और बाग भी लगे हुए हैं। और इसमें इन बागों के अंदर अनेक आपके फलों के बाग हैं। तो फलों के बाग जैसे आपका शालीमार बाग और एक दूसरा और आता है भाई आपका निशात बाग। ये दोनों के दोनों बाग आपके डल झील के चारों ओर ही है, शालीमार बाग और आपका निशात बाग। कश्मीर की अन्य झीलों में तो दो तो ये इंपॉर्टेंट थी, अन्य के नाम और सुन लो जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य झीलों में आती है भाई, एक तो मानसबल झील, कश्मीर की झीलें ये सारी की सारी। नंबर 3 मानसबल झील। नंबर 4 शेषनाग झील, शेषनाग भी आपकी कश्मीर की ही झील है। नेक्स्ट आती हैं अनंतनाग झील, ये भी आपकी कश्मीर की ही झील है। नेक्स्ट आती है बेरी नाग झील। तो ये नाग ये समझ लो सारे के सारे कश्मीर में ही बसे हुए हैं, शेषनाग, अनंतनाग, बेरी नाग और उसके अलावा नगीन, ये सारी की सारी झीलें कश्मीर की ही झीलें हैं। ठीक है, तो इन सारी को आप अच्छी तरह से याद रख लेना। ये थी आपकी कश्मीर की झीलें, जिसमें वूलर झील और डल झील मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको इन सब के नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान की झीलों में, राजस्थान की झीलों की बात करें ना तो आपको सबको पता है रेगिस्तान वाला एरिया है। तो वहाँ की भैया अधिकतर झीलें आपकी खारे पानी की है, तो खारी झीलें हैं वहाँ पर। और यहाँ की सबसे बड़ी झील आती है सांबर, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ठीक है, जो कि भारत की भी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, नमकीन झील। और इसमें अगर हम बात करें काफ़ी नदियाँ अपना पानी डालती हैं सांबर झील के अंदर। राजस्थान की छोटी छोटी नदियाँ, जिसमें आपकी रूपनगर नदी, खारी नदी, खंडेल नदियाँ, तो दुनिया भर की नदियाँ इसके अंदर छोटी छोटी पानी डालती रहती हैं। तो वैसे तो कहाँ बचती रेगिस्तान के अंदर आपकी रेगिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ पाई जाती, तो ये सांबर झील कैसे बनी है, कुछ नदियाँ राजस्थान की इसके अंदर अपना पानी डालती रहती है। 129 किलोमीटर लंबी है।
तो काफ़ी लंबाई में फैली हुई है आपकी सांबर झील, 129 किलोमीटर लंबी और लगभग 13 किलोमीटर चौड़ी झील है ये। 13 किलोमीटर चौड़ी और 129 किलोमीटर की लंबी ये झील है। अब इस झील में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसमें बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया गया है सांबर झील के अंदर नमक की मात्रा 550 लाख टन है। तो नमकीन झील है ना भाई, तो 550 लाख टन के बराबर नमक की मात्रा का अनुमान लगाया गया है सांबर झील के अंदर। ठीक है, राजस्थान की अन्य झीलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भाई और भी कई झीलें आती हैं, जैसे तो आपका जो सांबर झील है इसमें नमक काफ़ी अधिक मात्रा में है और नमक के अंदर आपका कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सांबर झील के जो पानी में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो आपकी 96 से 98% के लगभग है। तो इसीलिए भारत की सबसे नमकीन नदी झील है सांबर झील। अब सांबर झील के अलावा राजस्थान में डिडवाना एक और झील पाई जाती है, डिडवाना, जो कि सांबर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सांबर झील से 65 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान के अंदर डिडवाना झील, और यहाँ पर भी इस झील से काफ़ी नमक प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील जो कि राजस्थान की एक खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील ये जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर है। जोधपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है पंचभद्रा झील। ठीक है, और नमक की अगर हम बात करें तो पंचभद्रा झील से जो नमक प्राप्त होता है वो बिल्कुल आपका वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो उसको वैसे सफ़ेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही सफ़ेद होता है पंचभद्रा झील का नमक। तो अन्य और छोटी छोटी झीलें पाई जाती है राजस्थान में जो कि नमकीन झीलों का एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी फलोदी झील, ये भी राजस्थान की खारे पानी की झील है। नेक्स्ट आती है लूणकरणसर झील, ये भी राजस्थान के अंदर खारे पानी की झील है। और कछोर झील, ये भी राजस्थान की खारे पानी की झील है। और रेवासा झील, तो ये कुछ खारे पानी की अलग से झील है। अब देखो, राजस्थान के अंदर केवल खारे पानी की झील नहीं मिलती, कुछ मीठे पानी की भी झीलें पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो मीठे पानी की झील कौन कौन सी है मीठे पानी की? तो इसमें आती है एक जैसमंद झील, ये राजस्थान के अंदर आपके मीठे पानी की झील है। उसके अलावा राजसमंद झील, राजसमंद झील ये भी मीठे पानी की झील है। उदय सागर झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ये सारी की सारी आपकी राजस्थान के अंदर मीठे पानी की कुछ झीलें हैं। तो आपको खारे पानी की झीलों को भी याद रखना है और मीठे पानी की भी इम्पोर्टेंट झीलों को याद रखना है। तो ये थी भाई आपकी राजस्थान की झीलें। अब आपने खारी पढ़ ली, मीठी पढ़ ली। अब आती है हमारी नेक्स्ट झील, जिन्हें हम डालेंगे अन्य झीलों की श्रेणी में। भारत की कुछ अन्य झीलें, जिसमें सबसे पहले आती है लोनार झील, जो कि आप सभी जानते हो महाराष्ट्र राज्य में बुलढाना, महाराष्ट्र राज्य में जो बुलढाना जिला है वहाँ पर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील माना जाता है लोनार झील को। इस झील का जो घेरा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये कुछ इस तरह की आकृति में है, तो भाई इसका जो घेरा है वो 1 से 1/4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो लगभग आपका 1.25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है इसका घेरा। ठीक है, तो ये आपकी एक जो भारत का लावा का पठार है ना, दक्षिण में जो लावा के पठार है, तो वहाँ ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर जाने से ही इस प्रकार की लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में बनी है। नेक्स्ट आती है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती हैं और ये आपके उड़ीसा राज्य में हैं और एक प्रकार की अनुप झील है। अनुप यानी लैगून है, ठीक है। एक प्रकार का अनुप झील है, एक प्रकार का लैगून है आपकी चिल्का झील। अब ये कहा जाता है कि उड़ीसा के तटीय मैदान में नाशपति की आकृति में नाशपति की आकृति में ये झील उड़ीसा के पूरी एरिया में फैली हुई है। उड़ीसा के पूरी एरिया में नाशपति की आकृति में चिल्का झील फैली हुई है। 70 किलोमीटर तक लंबी है, 70 किलोमीटर लंबी है चिल्का झील। उसके अलावा 30 किलोमीटर तक चौड़ी है, 30 किलोमीटर तक चौड़ी है, 70 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। तो काफ़ी बड़ी ये झील है। और दिसंबर से जून की बात की जाए तो दिसंबर से शुरू होकर जून तक इस झील का जो पानी है खारा रहता है। पर बाद में बारिश का पानी, जून में आपका मानसून आता है, मानसून का पानी इस झील में भर जाता है तो तब इस झील का पानी मीठा हो जाता है। अगर इसकी औसत गहराई की बात करें तो चिल्का झील की औसत गहराई, आपकी जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, अगर इसकी औसत गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई केवल 3 मीटर है। इसकी औसत गहराई केवल 3 मीटर है, औसत गहराई, ठीक है, केवल 3 मीटर के लगभग है चिल्का झील की औसत गहराई। चिल्का झील के बाद नेक्स्ट आती है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु राज्य में है आपकी पुलिकट झील। तमिलनाडु के तट पर लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई में फैली है पुलिकट झील और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है आपकी पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु राज्य में है। गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई केवल 1.8 मीटर है जो कि ज़्यादा गहरी नहीं है। अब इस झील पर आपका एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है भाई श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी झील के निकट आपका श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है और इस श्रीहरिकोटा द्वीप से ही भारत के अंदर उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो भारत के अंदर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो श्रीहरिकोटा द्वीप से ही छोड़े जाते हैं जो कि पुलिकट झील के निकट स्थित है। तो इसको आप याद रखना। अब आपके जो ये द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, इस पर शेल खड़ी के कुछ स्तर मिले हैं। तो सेल खड़ी के जो स्तर मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी मानी जाती थी सेल खड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्र ने यहाँ पर इस मिट्टी को बिछा दिया है, ठीक है। तो ये था आपका पुलिकट झील जो कि काफ़ी लंबाई थी और श्रीहरिकोटा द्वीप को भी याद रखना। पुलिकट झील के बाद नंबर 4 आती है भाई आपकी कोलेरू झील। कोलेरू झील जो कि आपकी तमिलनाडु राज्य के अंदर ही पड़ती हैं और एक मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। तो तमिलनाडु राज्य में कृष्णा जिले में पड़ती है ये मीठे पानी की झील कोलेरू झील। ये इसका क्षेत्रफल की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 160 वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है। पर जब लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा कर देता है तब इस झील का एरिया भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद कच्छ का रण जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। नर्मदा नदी और आपकी जो नर्मदा नदी की भ्रंश घाटियाँ हैं और सिंधु नदी, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता था कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ का रण गुजरात के अंदर आपका काफ़ी वाइड एरिया में फैला हुआ है, यानी 24,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है कच्छ का रण गुजरात राज्य में। एक ये लगा लो दलदल वाला एरिया है ये, ठीक है। कहीं से दलदल, कहीं से नमकीन, तो कुछ ऐसा एरिया है, कहीं पर मिट्टी है। और इसमें पहले तो नाव चलाई जाती थी परंतु अब ये बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, दलदल बनता जा रहा है। अब इन सब के अलावा भी भारत के अंदर कुछ झील आती हैं, जैसे एक आती है भारत में इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील
यानी एक ये लगा लो मानव निर्मित झील है, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। भारत देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के बॉर्डर पर है इंदिरा सागर झील, जो कि एक मानव निर्मित झील आती है। नेक्स्ट, एक आती है भाई आपकी वेम्बनाड झील। वह आएगा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल राज्य में है। बस आपको इसका स्टेट याद रखना है, कई बार इसका राज्य पूछा जाता है। तो वेम्बनाड झील आपकी केरल राज्य में है। उसके अलावा एक और झील है लोकटक झील, मीठे पानी की झील है लोकटक झील, और ये लोकटक झील आपके मणिपुर राज्य में पड़ती है। अब इस झील की भी एक खासियत है, मणिपुर राज्य में एक नेशनल पार्क है काइबुल लंगजाओ। काइबुल लंगजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर राज्य में। और ये जो नेशनल पार्क मणिपुर की जो लोकटक झील है उसमें तैरता हुआ दिखता है, तो ऐसा कहते हैं काइबुल लंगजाओ पार्क तैरता हुआ पार्क। तो इसे तैरता हुआ पार्क की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि लोकटक झील के अंदर इस पार्क की छवि दिखती है, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका पुष्कर झील। पुष्कर झील, और भाई पुष्कर मंदिर और पुष्कर झील दोनों की दोनों भारत के राजस्थान राज्य में आती है। तो पुष्कर झील कह लो या पुष्कर मंदिर कह लो, दोनों के दोनों भारत के राजस्थान में ही पड़ते हैं। उसके अलावा गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील आपकी जो बागड़ा नांगल परियोजना है ना, बागड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, तो वहीं पर है आपकी गोविंद सागर झील। नेक्स्ट आते हैं गांधी सागर। ये कुछ झीलों के नाम हैं जिसमें आपको नाम परियोजना या नदी का नाम रखना है। तो गांधी सागर झील, गांधी सागर झील आपकी चंबल नदी पर है। चंबल, ठीक है, चंबल नदी पर है गांधी सागर झील। या आपका सिंचाई, ये आपके ऐसी इन्हें बांध भी कह देंगे और झील भी कहेंगे। इनका निर्माण किया गया है, मैन मेड हैं ये सारी की सारी। नेक्स्ट आता है आपका हीराकुंड। हीराकुंड आपका बांध भी है भाई, और ये हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य में महानदी पर, उड़ीसा राज्य में महानदी पर है हीराकुंड। नेक्स्ट आता है रिहंद। रिहंद झील कहो या रिहंद बांध कह लो, तो ये भी आपका रिहंद नदी पर है। किस पर? रिहंद नदी पर। नेक्स्ट आता है दामोदर के बांध, यानी दामोदर नदी के बांध। दामोदर नदी के बांध, तो दामोदर नदी के बांध आपके भारत के उड़ीसा राज्य और बिहार राज्य में पड़ते हैं। तो दामोदर नदी पर काफ़ी बांध है, मैथा, तिलैया और भी पंचेत, काफ़ी बांध हैं, और वो बांध भारत के उड़ीसा और बिहार राज्य में पड़ते हैं, जिन्हें झीलों का भी नाम दिया गया है। उसके अलावा मैटूर बांध, मैटूर बांध, मैटूर बांध की बात करें तो भैया आपकी कावेरी नदी पर है मैटूर बांध, ठीक है। उसके बाद कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर है कृष्णा राज सागर बांध, ठीक है। तो ये आपके ये लगा लो भ्रमण के दृश्य भी हैं, और ये सारे आपके बांध में भी आते हैं और झील में भी आते हैं। तो गोविंद सागर, गांधी सागर, मैटूर, हीराकुंड, रिहंद, दामोदर और कृष्णा राज सागर बांध। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो कैसी लगी भाई वीडियो? आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। और हाँ, अपनी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को भी मत भूलना, जो कि पीजीटी लेवल की काफ़ी वीडियोस हैं उस चैनल पर। और इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, हमने पेड कोर्स भाई पीजीटी लेवल और ज्योग्राफी नेट लेवल का पेड कोर्स अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर
अवेलेबल है। तो जो बच्चे पीजीटी पेड कोर्स लेना चाहते हैं आपके नेट लेवल की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए और पीजीटी लेवल की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ विजिट कीजिए अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और उसके बाद पेड कोर्स ले लो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना और अपना फीडबैक भी दे देना भाई, कमेंट भी लिख देना कैसी लगी है वीडियो आपको, अगर अच्छी लगी हो तो। ओके, हैव ए नाइस डे।